नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। तांत्रिक मैडम। तांत्रिक मैडम का आज का एपिसोड है 54। पिछले एपिसोड में आपने सब कुछ देखा, समझ लिया होगा, सुना होगा कि आखिरकार तांत्रिक मैडम तीसरा कुंजी को पा लेती है, जो इनके हाथ पर, हथेली पर, दाहिने हाथ पर एक फूल का निशान अब मिला था। तांत्रिक मैडम का कहना था कि ये तीसरी कुंजी है। अब चौथी कुंजी की तलाश थी। अब इसके बाद सब कुछ काबू में आ जाता। जो तांत्रिक मैडम पाना चाहती थी, जिस शक्ति को अब ढूंढ रही थी, वो अब मिलने के कगार पर था। बस एक कुंजी और, ये आखिरी कुंजी थी। और इसके बाद वही कुंजी रास्ता बताती कि वो शक्ति आखिर में छिपी कहाँ पर है, कहाँ पर है, और वो शक्ति क्या क्या कर सकती है। लेकिन ये आसान काम नहीं था। इसके पीछे ना जाने कितने लोग लगे हुए थे, लेकिन कोई भी उस शक्ति तक पहुंच नहीं पाया था। और अभी भी लोग अब पीछा कर रहे थे, जिसमें एक थी प्रेतात्मा लड़की सुनीता। वो भी कोशिश कर रही थी, तांत्रिक मैडम के साथ में लगी हुई थी कि उसका शक्ति का कुछ असर उस पर भी मिल जाए। वो एक शरीर पाना चाहती थी, और वो शरीर पाने के लिए तांत्रिक मैडम के साथ में लगी हुई थी। अब पिछले एपिसोड में अब वो जो आशीष होते हैं, उनके साथ में कुछ कल छल करके और उनको भरमाने की कोशिश भी करती है कि अगर ये शक्ति हम लोग पा लेते हैं तो हम लोग राजा रानी की तरह रह सकते हैं। ऐसा ही शक्ति है। कई और भी लोग थे जो शक्ति पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वहाँ तक वो किसी चाबी को आज तक वो उन्होंने ढूंढ भी नहीं पाया था। लेकिन ये कमाल था तांत्रिक मैडम का। तीसरी चाबी मिलने के बाद में बहुत खुश थी। अब उसका इच्छा जो था जल्द ही पूरा होने वाला था, लेकिन इतना आसान नहीं था। जब वो तीसरी चाबी मिल चुकी थी तो चौथी जो कुंजी थी उसकी तलाश में अब लग गई थी। हफ्तों हफ्तों भर वो गायब रहती थी। घर में सिर्फ वो रहते थे, आशीष रहते थे और जेसिका, और दो लोग ही घर में रहते थे। कई बार साथ में जेसिका भी जाती थी, और कई बार तीनों लोग भी जाते थे। मतलब उस जगह को अब देखना चाहती थी, जानना चाहती थी। कई अपने गुरुओं से मिलती थी, उसके बारे में डिस्कस करती थी तांत्रिक मैडम कि ये जो आखिरी हिस्सा है चाबी का, ये किस जगह पर हो सकता है, कौन से इलाके में हमें जाना चाहिए। कई लोग अपने राय दे रहे थे कि तुम्हें इस इलाके में जाना चाहिए। कई लोग बोल रहे थे कि हिमालय के तराई के क्षेत्र में चले जाओ। कुछ लोग बोल रहे थे कि नेपाल की तरफ निकल जाओ। हाँ, कुछ लोग मेघालय, शिलोंग की तरफ भेज रहे थे कि ये उधर भी हो सकता है। तांत्रिक मैडम जो थी ना, बड़ा कसम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, ये जो टाइम था ना, उनके लिए बहुत ही बड़ा कीमती था। लेकिन अपने जो खास सोर्स थे, अब उससे जानने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। कई सिद्धियों को अपना पास बुला रखी थी, और उनसे उनको भी अपने काम में लगा रखी थी कि तुम हिमालय के तराई के क्षेत्र में जाओ, हिमालय के जंगल की तरफ जाओ, तुम बर्फ़ की तरफ देखो, तुम मेघालय और तुम नेपाल की तरफ जाओ, पता करके आओ कि आखिर वो जो चाबी है, चौथी चाबी, आखिरी चाबी कहाँ पर मिलेगी। और उनकी जो सिद्धियाँ हैं वो ढूंढ रही थी। जगह 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 पर जाती थी और निराशा होकर लौट आती थी। तांत्रिक मैडम को बताती थी कि नहीं, आपने जहाँ भेजा है वहाँ पर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तब तांत्रिक मैडम थोड़ा मायूस हो जाती थी। मन ही मन सोचने लगती कि अब मैं किसका सहारा लूँ। तब ख्याल आता है कि बस एक ही तो बचे हुए हैं, वो है फ़कीर बाबा। लेकिन फ़कीर बाबा अपने किसी काम में व्यस्त थे, और काफ़ी दिनों से अब उनसे मुलाकात भी नहीं हो रही थी। तांत्रिक मैडम अब फैसला करती है कि नहीं, फ़कीर बाबा के पास चलना चाहिए। वही हमारी मदद कर सकते हैं, कुछ सुझाव को दे सकते हैं। और आखिरकार तीनों लोग, यानी तांत्रिक मैडम, आशीष और जेसिका, फ़कीर बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। फ़कीर बाबा आराम कर रहे थे, दोपहर का वक्त था। और उनके जो चेले चपाटी थे
अब स्वागत किया, तांत्रिक मैडम को पहचानते थे कि मैडम जी बैठिए, आशीष भाई बैठिए, हम बाबा को खबर करते हैं। और वही बाबा के खबर करने जाते हैं तो बाबा खुद सैन कक्ष से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर आराम करते हैं उस जगह से बाहर निकल आते हैं। जब तांत्रिक मैडम उनकी हालत देखती है तो एक नज़र में तो पहचान नहीं पाती कि ये फकीर बाबा हैं। फकीर बाबा एकदम और बूढ़ा हो चुके थे, शरीर में जैसे हड्डियाँ कोई गिनती कर सकता था। तांत्रिक मैडम आशीष पूछने लगते हैं, बाबा जी ये आपके साथ में हुआ क्या? तांत्रिक मैडम को अब इशारा करते हैं, अब फकीर बाबा कि बैठो बैठो। तांत्रिक मैडम आशीष जैसे का बैठ जाते हैं, और फिर फकीर बाबा भी बैठते हैं और कहते हैं, घबराओ मत, मैं अभी जिंदा हूँ, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं ना, कुछ दिनों में इसमें मांस भी आ जाएगा। तब तांत्रिक मैडम कहती है कि बाबा ये हुआ क्या आपके साथ में? तब जो फकीर बाबा होते हैं ये कहानी सुनाने लगते हैं कि मैं किसी के काम से क्या हुआ था, कोई हमारा भक्त था, मैं भक्त के काम से अब उसकी परेशानी हल करने गया था। मैं जो अंदाज़ा लगाया था कि जो काम है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर ज़्यादा मुश्किल होता तो मैं तुम्हारी मदद लेता। मैं सोचा कि छोटा मोटा काम है और मैं अपने जादू के बल से कर दूंगा। वहाँ जाने के बाद चलता है कि मैं एक ऐसी जगह पर फंस चुका हूँ जहाँ पर निकलना मुश्किल है। वो जो भक्त था ना, वो सही कह रहा था कि बाबा ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, करोड़ों रुपए की है, अरबों में इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रेतात्मा का राज है। वो प्रेतात्मा नहीं चाहती है कि यहाँ पर मैं कोई काम करूँ, कोई धंधा करूँ, कोई अपना बिजनेस करूँ। हमेशा जब भी हम लोग आते हैं अपने काम का शुरुआत करने के लिए, इस जगह पर अपना कोई काम स्टार्ट करने के लिए, तभी मजदूरों को वो डरा देती है, कई मजदूरों को घायल कर देती है। तो मैं अपने भक्त की बात सुना, अब मैं उसकी मदद करने के लिए पहुंच गया। मैं सोचा आसान काम है और मैं इसको निपटा दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उस जगह पर जाकर के बुरी तरह से फंस जाऊंगा। उस जगह पर मैं जब जाता हूँ, मैं अकेले ही रात को अब वहाँ पर अपना अनुष्ठान करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि जिस शक्ति से मैं टकरा रहा हूँ वो शक्ति कोई साधारण नहीं है, वो डायन है। डायन अब भरपूर यौवन में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बूढ़ी है, मरी हुई है, लेकिन उसकी आत्मा है। आत्मा वो भी एक जुआ की तरह, उसमें अपार शक्ति भरी हुई है। मेरी सारी शक्तियों को अब पीछे कर रही थी। हम आपस में शक्ति को आजमाइश कर रहे थे, लेकिन वो जीत वही रही थी। तब मैं आखिरी बार जो भी मैं शक्ति आजमाया, लेकिन मैं उससे जीत नहीं पाया। उसने मुझे बंधक बना दिया था। कहने लगी कि बस अब यहीं पर तड़प तड़प के तुम मरोगे, मैं तुम्हें ना भोजन दूंगी ना पानी दूंगी, तुम बिना भोजन पानी के ही अब इस दुनिया से विदा ले लोगे। लेकिन मैं जानता था ये मुझे मारने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन जो इसने उपाय को अब मेरे साथ में रखा था, अब मैं समझ गया कि मैं भूखा प्यासा तो मैं काफ़ी दिन तक रह सकता हूँ। मैं जोगी हूँ, योग करता हूँ, योग विद्या में इतना दम होता है कि मैं अपने आप को उस अवस्था में भी जिंदा रख सकता हूँ। मैं कई दिनों तक बिना पानी का, बिना अन्न का रह सकता हूँ। हाँ, मैंने वही किया। मैं ऐसा योग विद्या का अब एक तरह से उपयोग किया जैसे उसको लगे कि मैं आखिरी सांस गिन रहा हूँ। तब वो निश्चित हो गई थी, उसको लगा कि मैं तो अब मरने के कगार पर हूँ, अब उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। तब निश्चित होकर के वो कहीं निकल जाती है। अब मैं ऐसे ही वक्त का तलाश कर रहा था कि कब वो उस एरिया से निकले, तब मैं अपने आप को आज़ाद करूँ। और वही होता है जब वो रात को अपने शिकार पर निकलती है, मुझे आकर के देखती है, मुझ पर हंसती है और कहती है कि तू मुझे बांधने के लिए आया था, इस जगह से दूर भगाने के लिए आया था, देख तू मेरी कैद में है, तू तो बस मरने के कगार पे है, तुझे तो अब महीना दिन से ऊपर हो चुका है, मैंने तुम्हें न पानी दिया है न खाना दिया है, कब तक तू जिंदा रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँगी, जो लौट के आऊँगी ना तो तू अब मर चुका होगा। हंसती है और इसके बाद वो अपने शिकार की तरफ निकल जाती है, शिकार करने जाती है। जब फकीर बाबा लंबी सांस लेते हैं
और सब लोग आश्चर्य से उनकी बात को सुन रहे हैं। तांत्रिक मैडम की आंखें फैली हुई थी और आशीष तो बिल्कुल डरे हुए थे। आशीष कहते हैं, बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बाबा? फकीर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा वो जो जान मेरी बचाई थी ना, मेरी तंत्र विद्या नहीं, तंत्र विद्या में वो तो मुझसे बहुत आगे थी, सैकड़ों गुना आगे थी। अगर मैं तंत्र मंत्र का प्रयोग करता तो मैं कभी का मारा जाता। मैंने अपने आप को योग विद्या के अब एक तरह से अब मैं काबिज हुआ था। योग विद्या से मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैंने वही किया था, वही प्रक्रिया अपनाया था, अपने आप को उसी में ढाल लिया था और वही हुआ। उसको लगा कि मैं तो बस मरने वाला हूँ, आखिरी सांस मेरी चल रही है। लेकिन उसकी ये भूल थी, मैं जोगी हूँ ना। और उसके जाते ही मैं अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा। अब फिर मैं अपने जगह से उठता हूँ, उस दरवाजे को खोल देता हूँ। वो तो तंत्र से बंधा हुआ था, तंत्र से मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ और फिर आज़ादी का सांस लेता हूँ। मुझे मालूम था कि अगर मैं थोड़ा देर और यहाँ पर रुकूंगा तो वो शिकार पकड़ के आती होगी और फिर मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा और मैं फिर इसी जगह पर कैद होकर के हमेशा के लिए रहना पड़ सकता है। और तब मैं वहाँ से जंगल की तरफ भागता हूँ और जंगल में अब एक तरह से अपने आप को छिपा लेता हूँ। वो आती है और जब मुझे नहीं देखती है तो अपने जितने दुष्ट आत्माओं को अब मेरा पीछा करने के लिए बोलती है। वो जगह जगह फैल जाते हैं। मैं भी अब उस टाइम में तंत्र मंत्र का साधना करता हूँ, अपने आप को अब मैं छिपा लेता हूँ। वो लोग मेरे बगल से गुजर जाते हैं लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते। आखिरकार 3 दिन के बाद मैं अपने आश्रम में आता हूँ। बस इतनी सी कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद आशीष एकदम डर गए थे। मन ही मन सोचने लगे, अरे ये तो इतने पावरफुल बाबा हैं, अब इतना तंत्र मंत्र के जानकार है, जब उनको एक डायन की आत्मा अब ऐसा कर सकती है तो फिर ये शक्ति किस काम का है। मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैडम तब तक बोल पड़ती है कि बाबा जी आप स्वस्थ हैं ना, और नहीं तो हम आपको हॉस्पिटल में ले चलेंगे, वहाँ पर दवा दारू का सब इंतजाम हो जाएगा। और तब फकीर बाबा हंसते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है और उसके लिए मैं सब इंतजाम कर लिया हूँ। बाबा जी बताते हैं कि कंदमूल फल जंगलों में सब पाया जाता है और सारी विटामिन उसमें होती है। अब मुझे मालूम है कि मुझे कौन सी विटामिन की ज़रूरत है। उस फल का रस को मैं निकाल करके पी रहा हूँ। देखो पहले से मेरा सेहत में अब फर्क आ चुका है। जब मैं इस आश्रम में आया था, अगर तुम देख लेती ना तो तुम मुझे पहचान नहीं पाती। आप कहती कि मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। ऐसा ही मेरा शरीर हो चुका था। वाकई में बड़ा दुखद घटना थी। तांत्रिक मैडम अफसोस जाहिर करती है और फिर कहती है कि बाबा जी फिर हम लोग जा रहे हैं। और तब फकीर बाबा हंसते हुए कहने लगते हैं, अरे वो सवाल तो पूछ ले जिसके लिए तू यहाँ पर आई है बेटा, ऐसे ही चली जाएगी। आज तक तुझे मैं निराश किया हूँ, क्या पूछना चाहती है पूछ तो सही। अगर उसका उत्तर मेरे पास में होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तब तांत्रिक मैडम कहती कि बाबा आप अब इस टाइम में ऐसे दुखद पोजीशन में हो, बात करना मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ। और तब फकीर बाबा कहते हैं, अरे बोल बेटा, मैं सारे सवाल का तेरा जवाब दूंगा। जो भी उत्तर मेरे पास में होगा मैं सब कुछ बताऊंगा, तो सवाल पूछ। और तब तांत्रिक मैडम पूरी कहानी बताने लगती है और कहती है, बाबा तीसरी चाबी मुझे मिल चुकी है, ये देखो ये निशान। बाबा कहते कि जरा नज़दीक आ बेटा, मैं भी तो दर्शन करूं तीसरी चाबी का। तांत्रिक मैडम उनके पास जाती हैं और तब बाबा देखते हैं नज़दीक से और कहते हैं, कमाल है, कमाल है, तो वाकई में कमाल की औरत है। ये चाबी को ना जाने कितने महात्मा, कितने जादूगर, कितने ऋषि, कितने मुनि सब ढूंढते रह गए, ये किसी को नहीं मिला। लेकिन तेरे में वो काबिलियत है कि तू उस चाबी तक पहुंच गई है, तो अब किस बात की देरी है। और तब तांत्रिक मैडम कहती है कि बाबा ये तीसरी चाबी है, चौथी चाबी मुझे अभी हासिल करनी है और उसके लिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। फकीर बाबा एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि बेटा पूछ,
क्या पूछना चाहती हैं। और तब पूरा विस्तार से बता देती है कि जो भी मेरे साधना में था मैं सबको भेज दिया। जगह जगह पर जहाँ मुझे अनुमान था, हिमालय के तराई से लेकर के हिमालय के जंगल तक, नेपाल के अंदर सीमा तक, और मैं मिजोरम से लेकर मेघालय तक, हर जगह पर अपना साधना को मैं अब देख लिया, भेज लिया। लेकिन हर जगह से निराशा हाथ आई है। ये कहाँ जगह है बाबा? चौथी चाबी कहाँ पर हो सकती है? कुछ आपको अंदाज़ा है, आपने किसी से सुना है तो कुछ अब बताइए तो सही। और तब फकीर बाबा कहते हैं कि बेटा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, एक काम तू कर सकती है, बस मुझे 2 दिन का वक्त दे। मैं किसी को बुलाता हूँ और उनको शायद इस बात की जानकारी है। अगर उनसे मेरी बातचीत हो जाती है और अगर वो बता देते हैं तो मैं तेरे पास में खबर भिजवा दूंगा कि चाबी कहाँ हो सकती है। आखिरकार तांत्रिक मैडम अपने लोग के साथ में फिर अपने फार्म हाउस पर आ जाती है। चिंता में सब लोग डूबे रहते हैं। और ये कहानी जो थी ना फकीर बाबा की, आशीष को हिला कर रख दिया कि तंत्र मंत्र में ऐसी शक्ति है, लोग को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। अब एक फकीर बाबा जो अपने आप में खुद ही एक जादू है और उनको एक डायन की आत्मा तबाह करने में लग जाती है। ये तो बड़ा ही खतरनाक खेल है। डर जाते हैं। तांत्रिक मैडम उनके मन को विचार को पढ़ लेती है और कहती है, आशीष डरने का नहीं, ये संभलने का वक्त है। अगर तुम डर जाओगे तब सारा खेल खराब हो जाएगा। हमें साहस चाहिए, हमें निराशा नहीं चाहिए। हम जब ढूंढने में लगे हैं, जब हम तीसरी चाबी पर पहुंच गए हैं तो चौथी चाबी भी ढूंढ कर रखेंगे। अरे टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, हम टाइम के इंतज़ार करेंगे, लेकिन चौथी चाबी पर हम ज़रूर पहुंचेंगे। इसके बाद तांत्रिक मैडम रोज़ का काम, रोज़ अपनी कार लेकर के जेसिका को बिठाती थी, निकल जाती थी। आशीष को कभी कभी साथ में ले जाती थी। मतलब उस चाबी के बारे में अनजाने लोगों से मिलती थी, जो जान पहचान के थे उनसे मिलती थी, साधु महात्माओं से मिलती थी। बस ढूंढने में लगी थी कि आखिर हम किस क्षेत्र में जाएं, कैसे उस चाबी को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही तो एक मौका था। 3 चाबी अब मैं प्राप्त कर चुकी हूँ और तीसरी चाबी तो मेरे हथेली पर अंकित है। अब चौथी चाबी कहाँ मिलेगी? अब इसी चक्कर में लगी हुई थी। आखिरकार फकीर बाबा का एक चेला अब वहाँ पर आता है। अब बताता है कि फकीर बाबा आपको बुला रहे हैं। अब बड़ा खुश हो जाते हैं सब के सब कि कुछ न कुछ तो बात बनी होगी। दल बल के साथ में तांत्रिक मैडम फकीर बाबा के पास पहुँच जाती है। अब फकीर बाबा अकेले नहीं थे, उनके साथ में एक और महात्मा थे, उन्हीं का उम्र का, लेकिन वो थोड़ा स्वस्थ थे। अब फकीर बाबा का अभी हालत ठीक नहीं थी। फकीर बाबा मिलवाते हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं, मैं इनको अब बुलाया था खास तुम्हारे लिए। इनको थोड़ा बहुत जानकारी थी इसके बारे में, जो पूछना है अब तुम सीधा इनसे पूछो। तांत्रिक मैडम आदर के साथ अब उनका प्रणाम करती है। अब फिर कहती है, पूरी कहानी को बताती है कि महात्मा जी बस मुझे एक अंदाज़ा दे दीजिए कि चाबी किस क्षेत्र में मिलेगी और हमें उसके लिए क्या करना होगा। तब वह महात्मा जी बताते हैं कि बेटा आप जरा वो तीसरी चाबी को दिखाओ। सारा रहस्य तो तुम्हारी तीसरी चाबी के अंदर में है। वही चाबी आपको रास्ता बता सकती है। आप भटक कहाँ रही हो, कहाँ ढूंढ रही हो, आओ इधर मेरे पास में आओ। जब वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए और जब महात्मा जी कहते हैं ना, तो सब आंखें फाड़ फाड़ कर उस महात्मा जी को देखने लगते हैं। ये बाबा बोल क्या रहे हैं, बाबा बोल क्या रहे हैं। और तब तांत्रिक मैडम खुश हो जाती है, बाबा जी के पास पहुँचती हैं और कहती, बाबा जी ये रहा मेरा हाथ पंजा, देखिए ये है फूल बना हुआ है। महात्मा जी उस फूल को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें कहाँ भटकने की जरूरत है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में दर्ज है, बस वो तरकीब चाहिए। वो तरकीब क्या तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं मिली? तांत्रिक मैडम बाबा जी की तरफ देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से। आप कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ सर हिला देती है, मतलब नहीं है। और तब बाबा जी कहते हैं कि एक बार तुझे हिमालय की यात्रा करना पड़ेगा। हिमालय की तरफ निकलो
और वहाँ पर एक सागर है। अब सागर का मतलब तुम समुद्र मत समझना, एक जगह का नाम है जहाँ पर एक पानी का पोखर है, उसको सागर बोलते हैं। सागर के पास जाओ और अपना हाथ उसमें बर्फीले पानी में डालना, और देखो चाहे कितनी भी बर्फ़ वहाँ पड़ती हो, कितनी भी ठंड हो, लेकिन उसका जल जमता नहीं है। ठंडा ज़रूर तुम्हें महसूस होगा। और देखो डालो, और इसके बाद वो खुद तुम्हारा जो हाथ में फूल बना हुआ है वो तुम्हें रास्ता बताने लगेगा। तुम कहाँ भटक रही हो अब तक। जब ये सुनती है ना तांत्रिक मैडम, आंखें चमकने लगती है। लगता है कि अब तो मैं उस शक्ति के नज़दीक पहुंच गई हूँ। आखिरकार सब लोग खुश हो जाते हैं। आप फकीर बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम जा तो रही हो, मुझे मालूम है कि तुम उस जगह पर अब रवाना हो जाओगी, लेकिन खतरों से भरी हुई हो जगह। जो मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में, सागर के बारे में, हमारे गुरुओं ने बताया था। वो जगह पर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वहाँ कोई नहीं है, लेकिन जगह जगह पर वहाँ पर प्रहरी हैं, उस जगह पर रक्षक हैं। तुम्हें आसानी से वो सागर के पास जाने नहीं देंगे, अड़चन डालेंगे, और तुम्हें उससे बच के उस जगह तक जाना है। एक बार तुमने उस जगह पहुंच जा गई, तब समझ लो तुमने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन मुझे आज ही ये मालूम होता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये फूल बना हुआ है, ये चाबी है, अब यही रास्ता बताएगा। सागर के बारे में तो मैं जानता हूँ, एक बार मैं भी गया था, ऐसे ही कुछ काम था, मुझे कोई जानकारी लेनी थी, और तब मैंने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर छुपे हुए लोग हैं। लोग नहीं बोल सकते, शक्ति उस जगह की रक्षा करती है। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, अब वो सागर तक पहुँच भी नहीं सकते। जिनके मन में कोई द्वेष की भावना हो, कोई किसी का बुरा करना चाहते हो, तब उस जगह पर वो पहुँच नहीं सकते। लेकिन बेटा, तुम सामाजिक काम के लिए जा रही ना, हो सकता है कि तुम उस जगह पर आसानी से पहुँच जाओ। अगर मेरे में ताकत होता तो मैं तुम्हारे साथ खुद चलता, कि मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, तुम्हें कठिनाई नहीं होती। तांत्रिक मैडम अब फकीर बाबा को देखने लगती है और कहती है, बाबा मैं इंतज़ार करूँगी, पहले आप स्वस्थ हो जाओ, आप मैं आपके साथ ही चलूँगी, चाहे मुझे कितना ही दिन इंतज़ार करना क्यों न पड़े, मैं आपको बगैर लिए जा ही नहीं सकती। तांत्रिक बाबा मत यानी फ़कीर बाबा, अब उनकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और कहते हैं, बेटा मैं भी चाहता मैं तुम्हारे साथ में चलूं, ये अद्भुत पल को अपनी आंखों से देखूं, मेरी भी इच्छा है। बेटा मैं स्वस्थ होने का पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसी महीने में स्वस्थ हो जाऊँगा। क्या तुम इतना इंतज़ार कर सकती हो? और तब मैडम कहती है कि हाँ बाबा, मैं तो आपके लिए लंबा टाइम इंतज़ार कर सकती हूँ, पहले आप स्वस्थ होइए, मैं आपका स्वस्थ होने का कामना करती हूँ। और इसके बाद वो लोग दल बल के साथ में अपना फार्म हाउस में आ जाते हैं। सबके चेहरे फूल की तरह खिले हुए हैं, मतलब सारी समस्या का हल हो चुका था। ये तो पता था तांत्रिक मैडम को, ये जो तीसरी कुंजी है ना, एक कुंजी दूसरे को रास्ता दिखाती थी, दूसरे कुंजी तीसरे को रास्ता दिखाती थी, लेकिन तीसरी कुंजी कैसे रास्ता दिखाएगी ये इनको पता नहीं चला था। लेकिन जब पता चल गया ना तो बड़ा आनंदित थी। अब घर में एक तरह से फार्म हाउस में उत्सव की तरह सब कुछ हो रहा था। बस लोग कामना कर रहे थे कि फ़कीर बाबा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और फिर हमारी गाड़ी हिमालय की तरफ बढ़ पड़े। महीना दिन इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आखिरकार चल पड़ती है, जिसमें फ़कीर बाबा आगे बैठे हुए हैं। अब चेहरे पर उनकी लाली दिखाई दे रही है, नहीं तो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, हड्डियों का ढांचा सारा शरीर बना हुआ था। अब तो थोड़ा देखने से अब अलग ही लग रहे थे, चेहरे पर मुस्कान भी थी। और पीछे के सीट पर आशीष बैठे हुए हैं, जेसिका बैठी हुई है, लेकिन एक और थी, शायद आप लोग उसको भूले तो नहीं, प्रेतात्मा लड़की सुनीता, वो भी थी, लेकिन वो अदृश्य थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तांत्रिक मैडम ने उसको खास अब इस काम के लिए चुना था, तभी तो साथ में रहती थी। गाड़ी चलती जाती है,
सफ़र कटता जाता है। रात में लोग होटल में रुकते हैं और फिर खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं और सफ़र दिन में चलता रहता है। और इस तरह सफ़र तय करते हुए आप उस जगह पर तो जा नहीं सकते जहाँ पर वो सागर था, यानी वो तालाब था, यानी वो कुंड था। वहाँ तक अब गाड़ी के द्वारा तो जाया नहीं जा सकता था। गाड़ी अब एक कस्बा में जाकर रोकते हैं और वहाँ से कुछ इंतज़ाम किया जाता है। कुछ लोगों को भाड़ा पर लिया जाता है, कुछ सामान तैयारी कर लिया जाता है, क्योंकि वो ठंडी इलाका है। ठंड वहाँ चलती रहती है। ठंड से बचने के लिए कैंप, आग जलाने के लिए सब कुछ इंतज़ाम करके और तब लोग रास्ते में बढ़ते हैं। दिन के टाइम में जब लोग जंगलों में पहुँचते हैं ना, तो पूरा अंधेरा हो जाता है। दिन के टाइम में भी लगता है कि यहाँ तो सूरज दिखाई नहीं देता है। और उस रास्ते पर फ़कीर बाबा अब ले के चल रहे हैं, जैसे वो नक्शा उनके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठा हुआ है। एक एक पग देखते थे, कुछ देर रुकते थे और फिर आगे की तरफ चलते थे। आप फिर तांत्रिक मैडम बताते थे कि देखो, जहाँ तक मुझे याद है, मैं जो अपने दिमाग में नक्शा बिठाया था, मैं लग रहा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन हो सकता है एक लंबा अरसा हो चुका है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की बदली हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेरी जो मन है, जो आत्मा है, वो कह रही है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। रास्ता आसान नहीं था। जब वो लोग काफ़ी अंदर रह जाते हैं, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं होता है। थक जाते हैं लोग, कैंप लगता है और फिर वहाँ गर्मी का बचने का उपाय, मतलब आग जलाया जाता है, खाना पीना का सब तैयारी होती है। अब ऐसे ही जंगल में अब रुक रुक करके पड़ाव डालते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। 5वें रोज़ जंगल में गुजर रहे हैं। सब लोग थके हुए हैं। अब एक तरह से सबके चेहरे पर थकान नज़र आ रही है। बस एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर थकान नज़र नहीं आ रही थी, और वो थे फ़कीर बाबा। हमेशा उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, रौनक आ गई थी अब चेहरे पर, और वो थकते भी नहीं थे। तांत्रिक मैडम भी थक जाती थी, आशीष तो पहले थक जाते थे, और जेसिका का भी यही हाल था। आखिरकार लोग रुकते हुए कैंपिंग करते हुए 5वीं रात को अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फ़कीर बाबा को लगता है कि बस यही वो जगह है। लेकिन वहाँ ना सागर, ना तालाब, ना कोई कुंड कहीं पर दिखाई नहीं देता है। जिधर देखो अब उधर जंगल ही जंगल, बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसे कुछ दिखाई देता है। मतलब पानी का सोर्स या वो तालाब या कुंड कहीं भी नज़र नहीं आता है। तांत्रिक मैडम निराश हो जाती है। फ़कीर बाबा से कहती है कि बाबा, हम लोग सही जगह पर आ गए हैं ना। और तब फ़कीर बाबा कहते हैं कि जी बेटा, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, लेकिन मुझे मन में शंका है। भौगोलिक बदलाव यहाँ पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं जिस टाइम आया था ना, अब भौगोलिक बदलाव आपके होने के कारण मैं थोड़ा सा अब मैं चिंतित हूँ कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि बेटा, मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए। देखो, ये जगह जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं आया था, ये जगह अब खाली नहीं है। यहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास है। अब उस जगह का रक्षा करते हैं, उस सागर को रक्षा करते हैं। सागर में ऐसे कोई उतर नहीं सकता, ना उसको देख सकता है। उसका रक्षक करने वाले लोग हैं। आसानी से सागर हमें देख नहीं पाएगा। अगर हमारे मन में जरा भी कोई पाप है, जरा भी हम ऐसा सोच रखते हैं, तब हम सागर को छू नहीं सकते। ऐसा ही यहाँ का महत्व है। आखिरकार फ़कीर बाबा कहते हैं कि हमें अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए और आधी रात को देखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ न कुछ हमें नज़र आए। अब तो हमें इंतज़ार के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमने तो आसपास का इलाका पूरा देख लिया, लेकिन वो तालाब हमें नज़र नहीं आया, वो कुंड नज़र नहीं आया। आखिरकार वो लोग कैंपिंग करने लगते हैं। रात हो जाती है। फ़कीर बाबा के अलावा सब लोग नींद में अब जा चुके हैं। फ़कीर बाबा के कैंप में आग सुलग रही थी। आग का आनंद ले रहे थे, सर्दी भगाने को दूर कर रहे थे। लेकिन उनके कान जो थे ना, दूर दूर तक जरा भी कोई हलचल होता था ना, तो बस वो खामोश होकर के अब सुनने लगते कि कोई आसपास में हलचल हो रही है क्या।
ऐसे ही उनके कान खड़े हुए थे, दूर दूर से जैसे आवाज़ को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ हलचल उनको सुनाई देती है। और जैसे ही हलचल सुनाई देती है ना, अपने कैंप से निकल करके मैडम के कैंप में आते हैं। मैडम को धीरे से उठाते हैं। मैडम उठ जाओ, मैडम उठ जाओ, देखो यहाँ पर हलचल हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। उठ जाओ और सबको उठा दो, लेकिन सावधान रहना। मैडम, सबको अब तंत्र मंत्र से अब तुम एक तरह से रक्षा कवच सबको दे दो। कोई प्रेतात्मा हमें छू ना पाए। हमारी बात छोड़ो, तुम पहले आशीष को और जेसिका को अपने मंत्र से अब उनको शक्ति को अब एक तरह से कवच बना दो, ताकि कोई प्रेतात्मा इनको पकड़ कर न ले जाए। ये जगह ऐसी है, अगर एक बार प्रेतात्माओं के शिकार बन जाएंगे तो दोबारा ये लौट नहीं पाएंगे। जितना जल्दी हो सके इनको कवच दे दो, कवच पहनाओ। तांत्रिक मैडम ऐसा ही करने लगती है, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा आशीष को कवच अब पहना देती है तंत्र का शक्ति से। अब वैसे ही जेसिका के साथ में अब दोनों लोग जो थे, फकीर बाबा और तांत्रिक मैडम, अपने फकीर बाबा के कैंप में चली जाती है और सबको कहती है कि तुम लोग सावधान रहना। और दो मजदूर थे, उनको भी अब रक्षा कवच देती है, तंत्र मंत्र से बांध देती हैं और कहती हैं कि देखो, डरने का नहीं। यहाँ पर कुछ हो सकता है कि तुम्हें आश्चर्यजनक दिखे, कुछ ऐसा है कि तुम्हें लगे कि भूत प्रेत देख रहे हो, लेकिन तुम डरना नहीं। और ना तुम लोगों यहाँ से कैंप से बाहर बिल्कुल मत निकलना, बाकी हम सब देख लेंगे। मजदूरों को और सबको बताने के बाद में वो फकीर बाबा के केबिन में यानी कैंप में आ जाती है। फकीर बाबा बस आवाज़ को सुन रहे हैं और तब कहते हैं कि हमें आगे चलना चाहिए, हलचल आगे है। सबको चेतावनी देती है तांत्रिक मैडम कि अपने कैंप से कोई बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम नहीं लौटे। आप लोग कोई कैंप से बाहर कदम रखने का कोशिश भी नहीं करेगा। सबको समझाने के बाद फकीर बाबा और तांत्रिक मैडम अब उस आगे की तरफ चल पड़ते हैं जिधर में शोर सुनाई दे रहा था। चलते चलते काफ़ी देर हो जाती है और आखिरकार जब वो देखती हैं तांत्रिक मैडम और फकीर बाबा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देख रही हैं कि एक छोटा सा कुंड है, पानी का तालाब है और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ स्नान कर रही हैं जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नाम की चीज़ नहीं है। और एक नज़र में देख कर पहचान जाती हैं, ये तो परियां दिखाई दे रही हैं। फकीर बाबा से पूछती हैं, क्या मैं जो देख रही हूँ बाबा, आप भी देख रहे हो? तब फकीर बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ, ये परियां हैं। हमें इनके पास में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बेटे हम लोग अंधे हो जाएंगे। हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब ये परियां पानी से नहा करके चले जाएं तब हम लोग जा सकते हैं। अगर हम उनकी आंखों में झांक लेंगे और उनको लग जाएगा कि हम उनको देख रहे हैं इस अवस्था में, तो हम दोनों को दोनों अंधे हो जाएंगे सदा के लिए। हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे बेटा, अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों लोग इंतज़ार करते हैं और जब वो परियां वहाँ से नहा करके अपने वस्त्र धारण करके जब निकल जाती है तब दोनों लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कोई भी पीछे से उन पर हमला नहीं होता है, कोई भूत प्रेत उनको रोकता नहीं है। पानी के पास पहुँच जाते हैं और जैसे बाबा ने बताया था कि इतनी ठंडी में पानी वो जमता नहीं है, बस पानी साफ दिखाई दे रहा, बिल्कुल निर्मल। कहते हैं फकीर बाबा कि बेटा देखो, जितना जल्दी हो सके अपना हाथ डालो और देखो क्या मिलता है, क्या रास्ता हमें मालूम हो जाएगा कि हमें कहाँ जाना है। तांत्रिक मैडम वैसे ही करती है, अपने दाहिना हाथ पानी के अंदर में डालती है। उनको ऐसा लगा कि अगर हम पानी में डालेंगे ना तो कुछ रिएक्शन होगा, लेकिन जब पानी में डालती है ना तो बर्फ़ का अनुभव होता है। ठंड के मारे उनके हाथ जैसे लोहे का तरह बढ़ने लगता है और सवाल पूछती हैं फकीर बाबा से कि आखिर मैं कितनी देर तक हाथ अंदर रखूं? ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ जम रहा है बाबा, हाथ जम रहा है। तब फकीर बाबा कहते हैं बस कुछ देर रखो, देखो कुछ होता है कि नहीं होता है। आखिरकार अब ऐसा लगने लगा कि तांत्रिक मैडम अब दर्द में है। तब फकीर बाबा कहते हैं कि बेटा हाथ बाहर खींच लो, हाथ खींच लो।
देखते हैं क्या निकलता है। जब हाथ खींचने लगती है ना, तो हाथ जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, अपने हाथ को खींच नहीं पाती है। तब वो बाबा जी से कहती है, बाबा जी मेरा लगता है कोई हाथ पकड़ रखा है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करो, तुम पूरी शक्ति लगाओ, तुम तांत्रिक हो, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, अपनी शक्ति का उपयोग करो ना बेटा। तब तांत्रिक मैडम जिससे होश में आती है, अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करती हैं, तब अपना हाथ को खींचने लगती है, तब हाथ आसानी से बाहर निकल आता है। जब हाथ निकलता है ना, तो वो जो फूल था ना उनके हाथ से गायब हो चुका है। ये क्या हो गया? ये तो तीसरी कुंजी गायब हो गई। तांत्रिक मैडम अब इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन वो हाथ जो है ना, जो पानी में पकड़ रखा था, अभी भी हाथ ऊपर उठा हुआ है और उसमें एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। फकीर बाबा कहते हैं, अरे बेटा देख उसकी हथेली पर क्या है, चमक रहा है। मुझे तो लगता है कि वही चाबी है, वही चाबी है। जल्दी उठा बेटा, उसको जल्दी उठा, नहीं तो हाथ नीचे चला जाएगा। तांत्रिक मैडम जैसे झपट्टा मारती है, अब वाकई में जैसे उस चीज़ को उठाती है ना, वो हाथ पानी के अंदर चला जाता है। लगता ही नहीं है कि वहाँ पर कभी हाथ पानी से बाहर निकला था। और जब वो चीज़ को देखती है ना, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि वो चौथी चाबी पा चुकी है, कुंजी पा चुकी है। वो तो एक सोने का सिक्का जैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ। उसमें जैसे बहुत सारे निशान बने हुए हैं। तांत्रिक मैडम फकीर बाबा को दिखाती कि बाबा देखना यही चाबी है क्या? फकीर बाबा सर हिलाते हैं, कहते हैं ना बेटा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब ये तुम्हें उस हाथ ने दिया है, वो भी किसी शक्ति का हाथ था, तो ज़रूर यही चौथी चाबी होगी। बेटा हमें देरी नहीं करना चाहिए, ये जगह खतरनाक हो सकती है, पल पल में यहाँ का आबो हवा बदलती है। हमें जल्दी से जल्दी कैंप की तरफ चलना चाहिए और कैंप में हमें सुबह तक इंतज़ार करके हमें वापस लौटना पड़ेगा। अब देरी मत करो बेटा। अब उसके बाद में फ़कीर बाबा, तांत्रिक मैडम अपने कैंप में लौट आते हैं। अपने साथियों से कहते हैं कि आप लोग सब कुछ सही हो ना, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई आया तो नहीं ना? तब बताते हैं जेसिका और आशीष कि नहीं, आपके जाने के बाद में यहाँ पर सब कुछ सामान्य था। मजदूरों से पूछती हैं तो भी कहते कि नहीं, सब कुछ सही था। आखिरकार अब वो चौथी चाबी मिल चुकी थी, जो एक सोने के सिक्के की तरह था, लेकिन उसमें ना जाने कितने लिखावटे, जैसे कोई लाइन खींची थी, आड़ी टेढ़ी कई तरह की लाइनें थी और दोनों साइड में थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि चौथी चाबी को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा। दिमाग में सोचती हुई और तब तक सुबह हो जाती है। आप फ़कीर बाबा कहते हैं बेटा सामान पैक करो, बस निकल लो, हमें चाबी मिल चुकी है ना, हम अपने ठिकाने पर पहुँचेंगे और तब तुम इसके बारे में जानकारी अभी इकट्ठा करो, जैसे तुमने अभी तक किया है। इसका भी सोर्स का पता लग जाएगा। तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, लेकिन हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आखिरकार चौथी चाबी की खुशी दिमाग पर छाई रहती है। तांत्रिक मैडम को लगता है कि बस एक कदम हम और पीछे हैं, एक कदम और बढ़ाएंगे और फिर हम उस शक्ति को पालेंगे जिसके लिए हमने इतना कठोर मेहनत किया है। ये खुशी अलग ही चमकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।